Dear students, in this video we will discuss about the ionization energy. Ionization एनर्जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी की. तो फर्स्टली वी राइट द डेफिनेशन अबाउट दैट. द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove one electron, या लिख सकते हैं रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन isolated gaseous atom to form a gaseous ion. किसी भी एटम के लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलता है या रिक्वायर होता है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. ठीक है. कोई भी मेटल है हमारे पास, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को हमें लूज करना है, मेटल को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? M+ में, और N इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं. तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. We can say in easy language, the amount of energy which required to remove one electron from an isolated gaseous atom. Isolated का मतलब होता है बेटा सबसे अलग. उसको क्या कर लिया है हमने? आइसोलेट कर लिया है, यानी कि सभी एटम से हटा करके उसे अलग ले आए हैं. और उस एक अलग एटम से लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को ही कहते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी. दूसरी चीज़, ये जो प्रोसेस होगा, ये जितने भी एटम होंगे वो सब काहे में होंगे? गैसियस फॉर्म में होंगे. ठीक है. विदाउट गैसियस फॉर्म में कोई भी इलेक्ट्रॉन इतनी लूजली रिमूव, इतनी मतलब आसानी से रिमूव नहीं होता. ओके, क्लियर. अब नेक्स्ट है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी. इसी में पॉइंट है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी. सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं, क्या होता है? सक्सेसिव का मतलब होता है एक से ज़्यादा एलिमेंट को एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम से रिमूव कराना. ठीक है. जैसे मेरे पास एक एटम है, सपोज कीजिए M, उसको हमने आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में बदला और वहाँ से हमने एनर्जी प्रोवाइड करा दी उसके लिए E1, और हमने उसका एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? रिमूव कर लिया. क्लियर. 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया. अगली बार हमने क्या किया? दोबारा से M+ जो यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है, उससे हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और इसके लिए हमने एनर्जी प्रोवाइड कराई है E2. क्लियर. और यहाँ पे बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए तो 2 पॉजिटिव चार्ज एंड 1 इलेक्ट्रॉन अगेन. क्लियर. और यहाँ से फिर से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो M+2 IE, अब कितना होगा? 3, एंड इट लूज 1 इलेक्ट्रॉन अगेन. क्लियर. तो जो स्टेप में एनर्जी निकलती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी. क्लियर. तो यहाँ पे जो एनर्जी हमें रिक्वायर हुई है E1 IE1, IE2, IE
E3, इसको हम क्या कहते हैं, इन सबको हम कहते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसको जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी वो E3 की सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, इसके बाद E2 की होगी और इसके बाद E1 की होगी। क्लियर? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने में बेटा इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो दूसरे इलेक्ट्रॉन को लूज करने में होता है तो उसे और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है लूज करने के लिए। और सेकेंड इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में थर्ड इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लूज करने में ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स विच इफेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स विच इफेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, कौन कौन से फैक्टर हैं बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करने वाले, फर्स्ट इज साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, एटम का क्या है, एक तो एटम का साइज है। ठीक है, ठीक है। साइज ऑफ एटम क्या होता है बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के। सॉरी, साइज ऑफ एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। जितनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी साइज ऑफ एटम उतना ही कम होगा। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के जितना ज़्यादा पास होता है उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो साइज ऑफ एटम जितना ज़्यादा होगा इसकी वैल्यू उतनी ही क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है नंबर 2, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। नंबर 2 इज न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नंबर थर्ड इज पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वाले एटम की बात है जिसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉन डू नॉट मेंटेन डिस्टिंक्शन बाउंड्रीज। तो इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कोई भी बाउंड्री मेंटेन नहीं रह पाती है। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट इनटू द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ सम ऑफ अदर इनर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन में भी क्या करता है, पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होता है आपका, इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। यानी कि इस इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस की ओर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, जब वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इफेक्ट है दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। नेक्स्ट इफेक्ट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, it is also known as shielding effect. It is also known as shielding effect. इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम कहते हैं shielding effect कहते हैं। ठीक है, ये भी क्या होता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के बीच की बात होती है। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम यानी कि जिसमें क्या होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, किससे, एक से। मल्टी इलेक्ट्रॉन atoms. The electron present between the nucleus and the valence electron shielded the valence electron from the nucleus. shielded का मतलब जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन है, देखिएगा ये न्यूक्लियस है, ये नंबर ऑफ सेल हैं, इन सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये लास्ट वाली सेल में भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना।
तो यहाँ पे ये जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, सील्ड करते हैं। ठीक है, अब दिस डिक्रीज द डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, दिस डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ, decrease the effect of the nucleus on the valence electron, on the valence electron due to the presence of inner electron, due to the presence of inner इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द न्यूक्लियस exert lesser force of attraction on the valence electron, the nucleus exert lesser force of attraction, lesser force of attraction on the valence electron, यानी कि न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग और शील्डिंग डिफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या कहेंगे, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है ना। अब बात करते हैं इफ, जो मेन पॉइंट है, इफ अदर फैक्टर्स आर रिमेन सेम, अगर दूसरे जो फैक्टर हैं वो सेम होते हैं, देन द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी आपकी, वो डिक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे उसमें नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इफ अदर फैक्टर्स आर रिमेन्स, इफ अदर फैक्टर्स आर रिमेन्स, if other factors are remains, comma, the ionization energy decreases with increase in number of inner electron, increase in number of inner electron। क्लियर, ओके। और अब हम बात करेंगे बेटा वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल। तो अलोंग द पीरियड क्या होता है, अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एंड डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंड डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन atomic number, with increase in atomic number, with increase in atomic number। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। ठीक है, along द पीरियड क्या होता है आपका, द आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे आयोनाइजेशन हम इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज होगा।